Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do the CRQs and project of chapter number 9. Constructed response question number 1. A block of wood is floating on the surface in the water as shown in figure A. ठीक है जी, ये पानी है, उसके ऊपर एक wood का block float कर रहा है. In figure B, the same block of wood is pushed beneath the surface of the water. अब हाथ नहीं शो किया, लेट्स सपोज कि आपने एक लकड़ी अपनी बाल्टी पानी की भरी हुई उसमें डाला, वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, आपने उसको धक्का दिया नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से हाथ से आपने उसको धक्का दिया. What will happen to the wood when the downward force is removed? अब जिस वक्त आप अपना हाथ डाउनवर्ड फोर्स आप किससे अप्लाई कर रहे हैं? हाथ से. जब आप हाथ हटा देंगे तो क्या होगा? सोचे, एक वुड का ब्लॉक जो फ्लोट कर रहा है उसको आपने धक्का देके पानी के अंदर दबा के रखा हुआ है. जैसे ही आप हाथ हटाएंगे तो क्या होगा? वो वुड का ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा और अगेन अपने ओरिजिनल फ्लोटिंग लेवल के ऊपर फ्लोट करने लगेगा. सो वी कैन राइट दैट वुडन ब्लॉक विल मूव अपवर्ड एंड रिटर्न टू इट्स पोजीशन एज इन ए. ठीक है जी, इट विल स्टार्ट. ऑल्सो ड्रॉ द बायोंड फोर्स इन द फिगर. बायोंड फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरोज से. आप इस तरह के एरोज वहां ड्रॉ करेंगे, वेट का डाउनवर्ड और बायोंड फोर्स का अपवर्ड. वुड के लिए वेट कम होता है, वेट का एरो छोटा बनाएंगे और वेट लिखेंगे भी, और बायोंड फोर्स का एरो बड़ा बनाएंगे और लिखेंगे भी बायोंड फोर्स. ये आपने CRQ1 की फिगर बी में करना है, जैसे यहाँ हुआ है. ठीक है जी, इधर आप इस फिगर बी में ऊपर की तरफ बायोंड फोर्स का एरो लगाएंगे और नीचे की तरफ वेट का एरो छोटा बनाएंगे और बायोंड फोर्स का बड़ा. ये आपका CRQ नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नाउ वी मूव टुवर्ड्स CRQ2. ओके, व्हाट इज CRQ2? पुल द ब्रिक ऑन अ टेबल और फ्लोर बाय स्प्रिंग बैलेंस. प्लीज टेबल ना खराब कीजिएगा, ईंट उसके ऊपर ना घसीटिएगा, किसी जमीन के ऊपर कर लीजिएगा. ठीक है जी. और क्या करना है? आपने ब्रिक के साथ एक रस्सी बांधनी है या डोरी, और उसको फिर स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच करना और यहाँ से आपने खींचना. यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स. ठीक है, आपका हाथ इधर होगा, आप इधर से खींचेंगे और एक आपके साथ कोई हेल्पर जो है वो यहाँ पे रीड आउट करे कि इस वक्त आपको स्प्रिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ी. नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक इज जस्ट बिगन टू मूव. इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. अब पहले ब्रिक जो है वो अपनी जगह पे होगी, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे तो ब्रिक मूव करना शुरू करेगी. अचानक झटके से नहीं खींचना, आहिस्ता आहिस्ता फोर्स बढ़ानी. तो जिस वक्त ब्रिक स्टॉप से मूवमेंट की तरफ आएगी, यानी आप खींच इधर रहे, अभी रुकी हुई है, अभी आपकी फोर्स कम है, आप फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, और एक आपका कोई पार्टनर जो है वो अम्मी अब्बू को यूज कर लें, बहन भाइयों को यूज कर लें, फ्रेंड्स को यूज कर लें, और यहाँ पे आप इसको देखें, वो एक बंदा फोर्स अप्लाई करे, एक यहाँ पे नीडल को देखे कि नीडल किधर. जिस वक्त ब्रिक मूव करना शुरू करे उस वक्त जो है फोर्स इज ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है जी. तो आपको उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, वो वैल्यू आप नोट कर लें. नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? अब आपने क्या करना है? उस ब्रिक के ऊपर कोई अच्छा सा शॉपर प्लेन सा चढ़ा लें. ठीक है, और फिर उसको उसके ऊपर सीधा या डोरी बांध के खींचे. अब आप देखेंगे कि जो पहले ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ी थी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उससे कम फ्रिक्शन में ये ब्रिक जो है वो मूव कर जाएगी. ऐसा क्यों होगा? Yes, brick moves with less force after being wrapped in polythene. What might be the reason for this difference? इस difference की क्या वजह है? कि surface of brick is rough while surface of polythene is smooth. As a result, friction reduces. किसी भी surface को अगर हम rough से smooth में convert कर लेंगे तो उसकी friction कम हो जाएगी और कम force से हम उसको move कर सकेंगे. Now repeat this activity by applying lubricant to the surface and under brick. What do you observe? अब ये पूछ लीजिएगा, लुब्रिकेंट बहुत ज्यादा ना जाया कीजिएगा. बहरहाल लुब्रिकेंट ऑयल ब्रिक के नीचे भी लगाना है और जिस फर्श के ऊपर, जिस फ्लोर के ऊपर आप उसको मूव करें उधर भी लगाना है. और फिर आपने एक ने इधर से खींचना है और एक ने इधर से ऑब्जर्व करना है. तो फिर क्या आपका क्या ख्याल है? लुब्रिकेंट क्या करेगा? फ्रिक्शन को बढ़ाएगा या कम करेगा? हाँ जी, यू विल ऑब्जर्व के लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड आफ्टर अप्लाइंग लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट रिड्यूसेस फ्रिक्शन. लुब्रिकेंट्स किस लिए यूज किए जाते हैं किसी भी जगह? To reduce the friction. Can we reduce friction to zero by polishing surface or using large amount of lubricants? दो बेसिक तरीके हैं जो यूज किए जाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए. पॉलिश करना, पॉलिश करने का मतलब है सरफेस को स्मूथ करना. ठीक है जी. जितना हम सरफेस को स्मूथ करेंगे फ्रिक्शन कम होती चली जाएगी. दूसरा तरीका ये कि लुब्रिकेंट्स ऐड करें. लुब्रिकेंट्स जितनी लार्ज क्वांटिटी में यूज करेंगे उतनी फ्रिक्शन कम होती चली जाएगी. लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीके इख्तियार करके फ्रिक्शन जीरो पे पहुंच सकती है? इज इट पॉसिबल टू अटेन जीरो फ्रिक्शन ऑन अर्थ? तो इसका जवाब है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बट इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो.
जीरो फ्रिक्शन इज पॉसिबल इन स्पेस ओनली ड्यू टू वैक्यूम। स्पेस में कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है, वहां पे जीरो फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि अगर एक चीज मूव कर रही है तो वो मूव करती जाएगी, उसको रोकने वाली कोई फोर्स नहीं है। अर्थ पे ऐसी कोई जगह नहीं। अर्थ पे किसी भी चीज को जब हम मूव करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, चाहे उसको सॉलिड्स की फ्रिक्शन रोक दे, फ्लूइड्स की फ्रिक्शन रोक दे, गैसेस लिक्विड्स की फ्रिक्शन रोक दे। लेकिन स्पेस में अगर कोई लेट सपोज प्लैनेट या एस्टेरॉयड या स्पेस जंक का पीस मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा इन स्ट्रेट लाइन, अगर उसके ऊपर और कोई फोर्स अप्लाई नहीं करे, बिकॉज देयर इज जीरो फ्रिक्शन इन स्पेस। ये स्पेस पे पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ टू अटेन जीरो फ्रिक्शन। Now CRQ3 is related with pressure. The pressure inside the lungs increases and decreases with each breath. हर दफा जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, when we breathe in that is called inhale, when we breathe out that is called exhale. तो इनहेल और एक्सहेल में हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर चेंज होता है। अब एक प्रेशर है लंग्स के अंदर, एक प्रेशर है लंग्स के बाहर, वो है क्या, उनका प्रेशर है एयर का प्रेशर। एयर के प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन इज द प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हेन वी एक्सहेल और व्हेन वी इनहेल। किस वक्त हमारे लंग्स में प्रेशर ज्यादा होता है और किस वक्त हमारे लंग्स में प्रेशर कम होता है। ठीक है जी। इनहेलेशन के वक्त क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हुआ होता है, इसलिए बाहर से हवा अंदर आती है। और एक्सहेलेशन के वक्त क्या होता है कि हमारे मसल्स और रिब्स हमारे लंग्स को दबा रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, इसलिए अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और बाहर कम होता है, इसलिए हवा लंग्स से निकल के बाहर चली जाती है। तो पहला सवाल क्या है, व्हेन इज प्रेशर ग्रेटर? इसका जवाब है द प्रेशर इन लंग्स इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन वी एक्सहेल। जब हम सांस बाहर निकालते हैं उस वक्त हमारे लंग्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा होता है। When it is lower, the pressure in lungs is lower than atmospheric pressure when we inhale. Now we come towards project. This project is about making a boat and it is going to focus on buoyancy. एल्युमिनियम फॉयल चाहिए इसके लिए, कोई बार टब या सिंक या कोई बाल्टी ऐसी चाहिए जिसमें कि पानी भरा हुआ हो, सिजर्स और स्कॉच टेप चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, आपने मुख्तलिफ शेप्स डिफरेंट टाइप की बोट्स बनाने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ टेप एंड सिजर, एल्युमिनियम फॉयल को फोल्ड करके। आप एल्युमिनियम फॉयल को फोल्ड भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं और फिनिशिंग टच दे। ठीक है जी। बोट के हल को, बोट का हल क्या होता है, बोट जो आप बनाएंगे वो हल ही सिर्फ बनाएंगे। नाउ लेट्स लुक एट अ डायग्राम ऑफ हल। दिस इज अ हल ऑफ बोट। बोट या शिप का ये जो नीचे वाला हिस्सा जो वाटर टाइट होता है, और जब शिप या बोट पानी में होती है तो ये ज्यादातर पानी के नीचे होता है। इसके ऊपर जो भी अटैचमेंट्स लगाए जाएं, सीटें लगाएं और चीजें लगाएं, मोटर बोट लगाएं, चप्पू लगाएं, जो भी, या बड़ी शिप है उसके अंदर जो भी रखें, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि वाटर टाइट होता है और जो काफी सारा पानी के सरफेस के नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड हल ऑफ द बोट। तो आपने क्या करना है, आपने बोट का सिर्फ हल प्रिपेयर करना है, ऊपर वाले कोई पार्ट्स नहीं बनाने। सिर्फ आपने ये करना है कि इसमें कोई लीक्स ना हो और उसकी शेप जो है वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि जरा सा उसके ऊपर प्रेशर कहीं से पड़े तो वो टेढ़े मेढ़े होकर खराब होने लगे। कई टेप की लेयर्स लगाएं, कई एल्युमिनियम फॉयल की लेयर्स लगाएं ताकि हल जो है वो स्ट्रांग हो। ठीक है जी। फ्लैटन करने, जो बॉटम ऑफ हल है आपकी, आपने जो शिप बनाई है, जो बोट बनाई है, उसका हल जो है उसको नीचे से फ्लैट कर दे और उसका रिम जो यानी उसका किनारा है वो एक हाइट का सारी तरफ से हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लोअर पॉइंट हो जहां से पानी घुसने लगे। अब आपने अपनी जो बोट बनाई है उसकी बायोन्सी मेजर करनी है। इसके लिए आपने कॉइन्स यूज करने हैं। अगर कोई तरीका हो तो आप एक सिंगल कॉइन का वजन कर लें। अच्छा, अब आपने ये करना है, जो आपने हल्स बनाए हैं उनमें से एक हल को जो है वो आप पानी की बाल्टी में या टब में डालें और उसको फ्लोट करें और आहिस्ता से एक कॉइन उसमें रखें। कोशिश करें इस तरह रखें कि जो हल आपने बोट का हल बनाया है वो टिप ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, उसमें पानी ना घुसे। केयरफुली बैलेंस के साथ लोड करें कॉइन्स को। कॉइन्स ऐड करते जाएं जब तक कि बोट फाइनली सिंक ना कर जाए। जिस वक्त आपने द नंबर ऑफ कॉइन्स द शिप सपोर्टेड मल्टीप्लाइड बाय वेट विल गिव यू बायोन्सी ऑफ योर बोट। अगर आपने अपनी बोट की बायोन्सी कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द कॉइन करें तो आपके पास बायोन्सी की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, इस तरह एक सिंपल शेप की एल्युमिनियम फॉयल से फोल्ड करके बोट बनाई की गई है।
ये सिर्फ इसका हल है, इसका ऊपर वाला कोई हिस्सा नहीं है। ये इसका रिम है, रिम जो बताया गया कि किनारा वो सारी तरफ से एक जितना ऊंचा हो, कहीं से नीचा ना हो। और ये जो हल है ये फ्लैट सा हो, जिसमें आप कॉइन्स आसानी से बैलेंस कर सकें। और ये बहुत अच्छा कंपटीशन हो सकता है, आप घर वालों के साथ, बहन भाई या पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन रख लें। हर एक अपनी अपनी बोर्ड बनाए एल्युमिनियम फॉइल से, और फिर चेक करें कि किसकी बोर्ड की बायोंसी ज़्यादा है, यानी कि किसकी बोर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स को सपोर्ट कर सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।